आज हम जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचुर मात्रा में हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, जिनका उपयोग अब हम अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू कर चुके हैं। हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वातावरण पर्यावरण की परिस्थिति को देखते हुए अब हमारा ध्यान इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, जो कि बार बार रीयूज़ करने वाली एनर्जी के रूप में जाना जाता है, जिसे उपयोग करने के बाद जो नष्ट नहीं होती हैं, जिनको एक बार उपयोग करके हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ को रिन्यूएबल एनर्जीज़ कहते हैं। और उन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पृथ्वी पे जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स के रूप में अवेलेबल है। जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर गहराइयों में ऊष्मा को अवशोषित करके रखी हुई है, जिसको समय दर समय से निकाल कर अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य अग्रसर होता जा रहा है। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं कि यह फिगर अंटार्कटिका का है, जहाँ पे आइसलैंड अटलांटिक माफ़ करिएगा, यह फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में आपको दिख रहा है ये भाप सा उठता हुआ धुआं, यह बेसिकली धुआं जियोथर्मल एनर्जी से है। और यह जो भाप दिख रहा है, यह उसकी ऊष्मा ऊर्जा है जो ज़मीन के अंदर से निकल रही है। यह अपने आप में प्रज्वलित होने वाला, अपने आप में निकलने वाली ऊर्जा है। ज़मीन के अंदर प्रेशराइज तरीके से कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ को किसी कंटेनर के अंदर अगर आप प्रेशराइज करके रख देते, तो वो कोशिश करेगा बाहर निकलने का। अगर कोई गैस है, उसको आप किसी कंटेनर में रख देते, प्रेशराइज गैस है, और उसको आप कंटेनर में बंद कर देते हो, तो कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसी क्रम में यह धुआं भी आपको इस फिगर में यही बता रहा है कि पृथ्वी के अंदर प्रेशराइज जो भी ऊर्जा स्रोत है, वह किसी न किसी माध्यम से बाहर आने के क्रम में अग्रसर रहता है, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो सर्वप्रथम यह हुआ कहाँ से स्टार्ट था? 1904 में इटली में इसका उपयोग होना शुरू हुआ था। और एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो यह बताती है कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड में यह ऊर्जा का स्रोत किस तरह से मानव को ऊर्जा प्रदान करने में अग्रसर होता गया है और हेल्पफुल होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 गीगावाट वर्ल्ड वाइड 2010 तक का ग्रोथ था, जो कि 2018 में बढ़कर 13.3 गीगावाट तक पहुंच गया। तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है। जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल से अपने सहयोग को हटाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का एक कहें भाग मात्र है। बाकी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के रूप में सोलर है, विंड है, हाइडल है, ये सारी रिसोर्सेज हमारे पास पृथ्वी पे अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ ये जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है। लेकिन इस जियोथर्मल का कुछ कंस्ट्रेंट्स ये है कि ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही ये अवेलेबल है। इसके वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, लेकिन हम एक निश्चित रूप में ये नहीं कह सकते कि हर जगह ये उपलब्ध है। लेकिन जहाँ भी उपलब्ध है उसकी उपयोगिता पूरी तरह से ली जा रही है। सो व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? Geothermal energy is a form of energy conversion in which heat energy from within earth is captured and harnessed for cooking, bathing, space heating, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड अदर यूजेस। तो जियोथर्मल एनर्जी वह कन्वर्जन करने का, एनर्जी के कन्वर्जन का एक तरीका है जो पृथ्वी के अंदर से
निकाला जाता है, और चाहे वो ऊष्मा के रूप में, चाहे वो गर्म पानी के रूप में निकले, उसको अपने कार्य लायक बना के, या अगर वह अपने प्रकृति के रूप में कार्यरत करने लायक है तो उसके उपयोग के हिसाब से हम कुकिंग, नहाने का काम, घर को गर्म करना, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, ये सारे काम हम जियोथर्मल एनर्जी के मदद से कर सकते हैं। तो वेयर डज जियोथर्मल एनर्जी कम फ्रॉम? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ये है क्या। बहुत सारे बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियोथर्मल बेसिकली है क्या। तो यह एनर्जी रिसोर्स दैट हीट दैट कम फ्रॉम द सब सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के अंदर, ही अर्थ के अंदर से कि कई किलोमीटर अंदर गहराइयों में यह ऊर्जा का स्रोत अवेलेबल है। कुछ कुछ जगहों पे ड्रिलिंग की अगर हम बात करें तो किलोमीटर धरती के अंदर तक ड्रिलिंग करके इस ऊर्जा स्रोत को बाहर निकालते हैं। ऑब्वियसली अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो धरती के कोर में उसके जो भी प्लेट्स हैं उन प्लेट्स पे भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी हम इस ऊर्जा स्रोत के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह से ये निकलता है और किस तरह से कार्यरत होता है। इट इज कॉन्टेन्ड इन द रॉक एंड फ्लूड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट and can be found as far down to the earth hot molten rock magma। तो यह जिस तरह से आप जमीन के अंदर, धरती के अंदर नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे तो जमीन का जो स्तर है वो तरह तरह के खनिज लवण और पत्थर, ईंट, मिट्टी और लावा, इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो जैसे जैसे आप उसके अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको यह जियोथर्मल एनर्जी मिलती जाएगी। To produce power from geothermal well are dug a mile deep around 4.5 किलोमीटर। तो जियोथर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए अगर ऊर्जा स्रोत को बाहर निकालना है तो 4.5 किलोमीटर तक के डीप ड्रिल को अंजाम दिया जाता है कि ऊर्जा स्रोत बाहर आ सके। और द रिजर्वायर टू एक्सेस द स्टीम एंड हॉट वाटर देयर, तो जो भी उस धरती के सब सरफेस के अंदर अगर स्टीम का कोई स्रोत है या पानी का, गर्म पानी का कोई स्रोत है तो उसको हम बाहर निकाल सके, और बाहर निकालने के बाद उस ऊष्मा से प्राप्त जो भी ऊर्जा है उसके कन्वर्जन के लिए हम उसको टरबाइन पे दे सकते हैं। टरबाइन उसके प्रभाव से चलने लगेगा और उस चलने के क्रम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। यही काम फॉसिल फ्यूल के थ्रू भी करते थे, लेकिन फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते थे, उस ईंधन को जलाते थे तो बहुत सारा इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली गैसेस बाहर आती थी। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना शुरू कर दिए। तो यह जो अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली बातें हम कर रहे हैं तो ये 3 तरह से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ड्राई स्टीम, फ्लैश स्टीम एंड बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी स्टीम और ये 3 तरह के सिस्टम हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जियोथर्मल के फॉर्म में। आगे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ड्राई स्टीम इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जियोथर्मल टेक्नोलॉजी एंड टेक स्टीम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड यूजेज इट टू डायरेक्टली ड्राइव अ टरबाइन। यह एक बहुत ही पुराने किस्म का टेक्नोलॉजी है जो जमीन से डायरेक्ट स्टीम को, गर्म भाप को निकालता है और डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेड पे उसका प्रहार कराता है, जिसके प्रहार से वह टरबाइन का ब्लेड घूमने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। फ्लैश प्लांट, अब दूसरे तरह का जो फ्लैश प्लांट्स है, यूज हाई प्रेशर हॉट वाटर इनटू कूल। तो लो प्रेशर वाटर विसल बाइनरी प्लांट्स। तो फ्लैश वाले में क्या है कि जैसे कि आप तवे पे कोई पानी, गर्म तवे पे पानी का छिड़काव मारते हैं तो उसमें से ऊष्मा बाहर आती है। तो यह जो फ्लैश वाला सिस्टम है यह गर्म पानी को बाहर निकालता है और एक कंटेनर के अंदर वो स्प्लैश होता है। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिससे स्टीम जनरेट होती है और वह स्टीम जाती है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर और टरबाइन का ब्लेड जो है घूमना शुरू होता है। और आपको पता ही है कि जब ये घूमना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो हम फिर दूसरी तरह से जो बाइनरी सिस्टम है वह भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें कुछ हेल्पिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है इसको स्टीम बेटर प्रोवाइड करने के लिए। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन अभी हम जस्ट जियोथर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ भी वही चीज़ें बताई गई हैं। द जियोथर्मल एनर्जी हीट ड्राइव विद इन द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ऊष्मा है अर्थ के सब सरफेस में, उसको बाहर निकालने का जो क्रम है वो जियोथर्मल एनर्जी के रूप में जाना जाता है। वाटर एंड और स्टीम कैरी द जियोथर्मल एनर्जी टू अर्थ सरफेस। जो गर्म पानी होता है और स्टीम होता है वह जियोथर्मल एनर्जी को धरती के अंदर समा के रखे रहता है। डिपेंडिंग ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, geothermal energy can be used for heating and cooling purposes or harnessed to generate the clean electricity। हमने पहले भी यही बात कही थी कि जिस तरह का वो ऊष्मा का स्रोत होगा, जिस तरह की उसकी इंटेंसिटी होगी, जैसे कि गर्म पानी है अगर 150 डिग्री है, अब 150 डिग्री के हिसाब से आप खाना पकाना चाहेंगे या घर को गर्म करना चाहेंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि उस पर्टिकुलर का टेम्परेचर क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, और उसके बिहाफ पे हम उस तरह तरह के उपयोगों में उसका उपयोग करेंगे। दिस की रिन्यूएबल सोर्स कवर a significant share of electricity demand in countries like Ireland, El Salvador, New Zealand, Kenya and Philippines and more than 90% of heating demand in Iceland। तो यह एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे दूसरे रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते या फिर पहुंच नहीं पाते हैं, तो उन जगहों पे यह एक की एनर्जी रिसोर्स के रूप में कार्यरत होता है। जो देश हैं न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, एल सल्वाडोर है, केन्या है, फिलीपींस है और बहुत सारे। और आइसलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 90% जो हीटिंग की डिमांड है, मतलब वहाँ पे कोल्ड पड़ता है या फिर यहाँ पे हीटिंग करने का जो सिस्टम है, अपने आप को गर्म करने का, घर को गर्म करने का, खाना बनाने का, वो सब कुछ 90% जो है ये जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो आप समझ सकते हैं एक पूरा देश ही इस जियोथर्मल पे डिपेंडेंसी है, बाकी कोई सी एनर्जी रिसोर्स से उसका कोई ज़्यादा उपलब्धता नहीं है। तो यह कितना उपयोगी है उस देश के लिए जहाँ पे ऐसी तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है। केन्या बहुत ही गरीब सा देश, लेकिन वहाँ भी ये एनर्जी रिसोर्स होने की वजह से उनकी जो भरपूर मांग है वो चीज़ें उपलब्धता होती रही हैं। सो मेन एडवांटेज दैट आर इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। जैसे कि यह किसी भी वेदर के कंडीशन पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा, अगर बादल आ गए तो सौर ऊर्जा का जो पहुंचने का क्रम है वो कम हो जाएगा, किरणें जो है कम क्षण के कम आने लगेंगी, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कहीं हवा ज़्यादा तेज चल रही है या कम चल रही है तो उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज है जो मौसम के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, बट यह एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको मौसम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है। तो ज़मीन के अंदर ऐसे जगह पे है जहाँ पे 24/7, मतलब बोले तो दिन भर या पूरे महीने या पूरे सप्ताह या पूरे साल यह एनर्जी अपनी प्रोड्यूस करता रहता है 24/7। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, एंड इट इज़ अ वेरी हाई कैपेसिटी फैक्टर फॉर दीज रीजन। जियोथर्मल पावर प्लांट आर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली इन्हीं कामों की वजह से यह बेसिक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी को, और एज वेल एज प्रोवाइडिंग ऑक्सिलरी सर्विस फॉर शॉर्टेज एंड द लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी इन सम केसेस। तो बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के क्रम में भी यह जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से फपोलों की तरह फड़क रहा है। अगर आपने देखा होगा घर में अगर आपने पानी या चाय भी गर्म करते हैं तो उसमें से फफोले निकलते हैं, है क्या, वो ऊष्मी ऊर्जा बाहर आती है। तो ये ज़मीन के अंदर ये इतना कुछ कुछ जगहों पे, हम तो पहले बात कर रहे थे कि ज़मीन के अंदर हम डिगिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं कि जहाँ पे ये स्रोत ऊपर के ध्रुव पे, ऊपर के स्थान पे बड़े ईजिली तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये आपको इस फिगर में दिख सकता है। तो वेयर इट इज़ यूज्ड मोस्ट,
आज के डेट में सबसे ज़्यादा उपयोग यूनाइटेड स्टेट इसका कर रहा है। सबसे ज़्यादा इनके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी 20 कंट्रीज इस जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर रही है। उसका सबसे ज़्यादा लार्जर प्रोड्यूसर जो है वो यूनाइटेड स्टेट है टोटल वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा जियोथर्मल फील्ड को एक्वायर किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट ने। और इसको ये लोग जियोथर्मल एनर्जी तो बोलते ही हैं, लेकिन इन्होंने इसका नाम द गीज़र रखा हुआ है। गीज़र आपको पता ही है, घर में पानी को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, तो गर्म पानी का जो स्रोत है वो इनके लिए इन्होंने गीज़र नाम लिखा है। इन कैलिफोर्निया द फील्ड इज स्प्रेड ओवर 117 स्क्वायर किलोमीटर, 117 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जिसमें 22 पावर प्लांट लगे हुए हैं विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1.5 गीगावाट। 1.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर प्लांट जनरेशन के लिए 22 पावर प्लांट लगे हुए हैं, जो सिर्फ इस जियोथर्मल द गीजर की एनर्जी से चलते हैं। द एनर्जी सोर्स इज ऑल्सो प्रिविलेंट इन आइसलैंड वेयर इट हैज़ बीन यूज सिंस 1907 से आइसलैंड में ये उपयोग ही हो रहा है। बहुत ही पायनियर है इनके लिए। मैंने जैसे बताया था 90% यूजेस इन्होंने इसके लिए किया। तो दिस इज पायनियर ऑफ जियोथर्मल पावर। द कंट्री प्रोड्यूस 25% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम 5 जियोथर्मल पावर प्लांट्स। सिर्फ 5 जियोथर्मल पावर प्लांट से 25% इनका जो है खपत पूरा हो जाता है। और दिस इज ड्यू टू 600 हॉट स्प्रिंग। 600 हॉट स्प्रिंग इस पर्टिकुलर देश के अंदर हैं, जो और साथ ही साथ 200 वॉल्केनोज हैं इस कंट्रीज में, जो इस पर्टिकुलर एनर्जी को रिसोर्स को यूज करते। तो मैंने बताया था कि पावर जनरेशन के लिए आप देख सकते हैं कि 25% इससे यूज होता है। बाकी जो यूजेस है, जो 90% की हमने बात की थी, घर को गर्म करना, खाना बनाना, बहुत सारी ऐसी उपयोगी सामान है, वो सारी चीज़ें इससे ये लोग पूरा करते हैं। सो द टॉप कंट्रीज प्रोड्यूसिंग जियोथर्मल पावर, अभी रिसेंट डाटा क्या पता चला है कि द इंस्टॉल्ड टोटल वर्ल्ड वाइड जो अभी इंस्टॉल्ड एनर्जी है वो 14,000 मेगावाट की है इन 2018 तक। अभी वर्ल्ड वाइड जो पावर प्रोडक्शन चल रहा है, सरकारी आंकड़ा कहे तो 14,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली अभी बता रहे हैं ऐसा कुछ। सो ये डाटा मेरे को मिला था तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसका लिंक दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कौन सा देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है। फिलहाल यूएस विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 3,639 मेगावाट 2018 तक। यूएस जो है 2018 तक 3,639 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर चुका है, और जिससे वह The US is leading producer of geothermal energy across the world, producing 16.7 billion kilowatt per hour of geothermal energy throughout the year. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे, द रिकॉर्डेड अ जियोथर्मल कैपेसिटी ऑफ 1948 मेगावाट इन 2018 एंड मेकिंग द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो यूएस के बाद इंडोनेशिया सेकेंड पोजीशन पे आता है जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। देन फिलीपींस 1868 मेगावाट 2018 तक इन्होंने इसका रिसोर्स का यूज करके अभी तक का इन्होंने बताया। टर्की उसके बाद आता है 1347, ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 तक। देन न्यूजीलैंड 1005 मेगावाट, मैक्सिको 991 मेगावाट, इटली जो कि सबसे पहले इस चीज़ को यूज़ करता आया है। ऑब्वियसली उसके पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज है पावर को यूज़ करने का, प्रोड्यूस करने का, या फिर किसी तरह की ऊर्जा को रिसोर्स करने का। डेवलप कंट्रीज़ हैं, सभी डेवलप कंट्रीज़ हैं, सब कहीं ना कहीं एक तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो 915 मेगावाट एट द एंड ऑफ 2018 बाय द मैक्सिको, एंड बाय द इटली इट्स 944 944 मेगावाट, विच कंसिस्ट ऑफ 34 प्लांट। 34 प्लांट हैं इसके पास, और दीज आर द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव जियोथर्मल कॉम्प्लेक्सेस। ये अलग तरह से ही तरह के कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन होता है। देन आइसलैंड आ गया,
55 मेगावाट 2018 तक इन्होंने प्रोड्यूस किया विद हाई लेवल ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द रीजन, मेकिंग पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर एनर्जी रिसोर्स। मैंने बताया था कि अभी हमने पहले भी बात किया था, करीबन 200 एक्टिव वॉल्केनोज आइसलैंड में हैं, जहाँ पे उनके बदौलत ही इतनी ऊष्मीय ऊर्जा बाहर आती है जिसको यह अधिक से अधिक उपयोग कर पाते हैं। तो आपको कहना यही है कि जीवन में अगर किसी वॉल्केनो की अगर हम किसी नॉर्मल तरीके से बात करें तो बोले तो बहुत भयावह होता है। तो अगर किसी परेशानी को देख रहे हैं तो उस परेशानी को परेशानी के रूप में न देख के एक संभावना, एक प्रयास के रूप में उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक बेहतर करने के क्रम में कहे तो अपने समस्याओं को समाधान बनाने के क्रम में अगर आप काम करने लगेंगे तो जो मुश्किल दिखेगा वही आपका हेल्प करने लगेगा। आइसलैंड में ऐसा ही हुआ, वॉल्केनोज 200 के नियर अबाउट उनके पास है और उसकी ऊर्जा को उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वह उनके रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने लगे रेदर देन उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने के। तो अपने मुश्किलों को हमेशा मौका बना के आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये फिगर, अब कुछ मैं फिगर्स आपको शो कर रहा हूँ, ये इंडिया का फिगर है, ये मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब का फिगर है। यह बता रहे हैं, ये इसलिए है कि ये कि बेसिकली यहाँ पे हमारे इंडिया में भी ये जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स अवेलेबल है। अभी कुछ डाटा मैं शेयर करूँगा। इंडिया में अभी हमारा जो रिसर्च सेंटर है जियोथर्मल का, उन्होंने अबाउट 300 नियर अबाउट रिसोर्स क्या कहते हैं स्पेसेस को, जगहों को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक हॉट स्प्रिंग वाटर रिजर्वायर है जो गर्म पानी का झरना बोल सकते हैं आप, जो यहाँ पे आता है और इस गुरुद्वारे में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, खाना बनाना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हुआ, कपड़े धोना हुआ, रूम को गर्म करना हुआ, हर एक काम इस गर्म पानी की मदद से होता है। ये इंडिया में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। देन ये आपको दैट इज द सोनोमा कल्पाइन 3 जियोथर्मल पावर प्लांट एट द जेरेस फील्ड। ये बेसिकली जियोथर्मल पावर प्लांट है। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है ये आपको फिगर दिख रहा है। ये न्यूजीलैंड का पावर प्लांट का फोटो है जो पर्टिकुलर बता रहा है कि किस तरह से जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करके आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्लू गैसेस निकल रही हैं यहाँ से, लेकिन ये फ्लू गैसेस कहें तो ये उस तरह की फ्लू गैसेस नहीं है जो फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद से है। ये एग्जॉस्ट गैसेस है जो यूज़ होने के बाद निकल रही हैं, जिनके अंदर जो कहे तो पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए कण जो तो होते ही हैं, लेकिन उन कणों को पहले से ही पृथक करके या फिर बहुत कम मात्रा में ये होते हैं जो इन्वायरमेंट को कम हार्म करते हैं एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। ये फिगर भी है आइसलैंड के पर्टिकुलर का। तो ये जो आपको भाप का वेपर दिख रहा है, ये एक तरह से यूज्ड आपको जो गैसेस हैं वो बाहर निकलती हुई इन्वायरमेंट में जाती हुई देखी जा रही हैं। ये बहुत ही कम हार्मफुल होता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलता ही है, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि कुछ ही अमाउंट में उस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर अगर वो चीज़ें अवेलेबल हैं तो, अगर नहीं है तो CO2 बहुत कम ही लेवल पे इमिशन होता है और बाकी जो उसके हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो भी है इसके अंदर से निकलता है वो बहुत ही कम मात्रा में इसको हार्म करता है। ये आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड का एक माओरी करके एक गांव है, जहां पे ये पर्टिकुलर गांव बोले तो इस रिसोर्स के पास ही है, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स के पास में ही है, जिससे ये पर्टिकुलर इसको आप देख रहे हैं खाना बनाने के लिए हम बात कर रहे थे कैसे खाना बनता है, तो इन्होंने उस रिजर्वायर के अंदर एक टैंकी सा बना रखा है, उसके अंदर खाने को पैक करके रख दिया है। दे आर कुकिंग विद दैट स्टीम, उस हीट एनर्जी को यूज़ करके खाने को बना रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरा फिगर ये है, कुछ नहीं है, अगल बगल आपको पूरा रिजर्वायर पूरी ज़मीन दिख रही है, लेकिन उन्होंने गड्ढा खोद के उस ऊष्मा को बाहर निकालने की कोशिश की है और खाना को पकाने का काम शुरू किया हुआ है। तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं किस तरह से इसको बार बार उपयोग किया जाता है खाना बनाने और अन्य कार्यों को पूर्ण करने के क्रम में। तो ये भी आपको एक दिख रहा है जियोथर्मल कुकिंग स्टोव है। यहाँ पे जो भी ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकल रही है पाइप के थ्रू, उसमें उन्होंने स्टीम को लगा दिया है, स्टीम बाहर निकल रही है, गर्मी प्रोड्यूस कर रही है, खाना बनना शुरू हो गया और
खाना मिलना शुरू हो गया। ऐसी जगहों पे जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का पहुँचना मुश्किल है, जहाँ पे सूरज की किरणें पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पे इस तरह के एनर्जी रिसोर्स को यूज़ करके खाना बनाते हैं और अंडा भी बॉयल कर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना उपयोगी है, कितना कारगर है उन जगहों पे जहाँ पे दूसरी ऊर्जा स्रोत बहुत ही क्षीण मात्रा है, बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो आप ये एक और ऊर्जा स्रोत को निकालने का क्रम जो बना हुआ है, ये एक पावर प्लांट है जो उसकी सप्लाई दी जा रही है, सिंपल ड्रिलिंग करके उसको पावर से सप्लाई दिया जा रहा है और उसके बिहाफ पे उससे काम किया जा रहा है। तो ये था जस्ट एक इंट्रोडक्शन बेस हाउ द जियोथर्मल एनर्जी वर्क्स। सो नाउ बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।